वेलकम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आपका स्वागत है फिजिक्स वाला कंप्यूटर चैनल पर। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम फिर से एक बार फिर आ चुके हैं अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ में। धमाकेदार कॉन्सेप्ट के लेकर आया हूं मैं, और तो उस कॉन्सेप्ट का नाम है या टॉपिक का नाम है कूलाम्स लॉ। आज हम कूलाम बल के बारे में उसका पूरा डिस्कशन करेंगे। उसको आज तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे पूरी तरीक़ा से। उस पूरे कॉन्सेप्ट को अपने दिलो दिमाग में उतार देंगे। तो आज एक नए जोश के साथ में आज हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले, कि क्लास को तो सभी लोग स्टार्ट करते हैं, सभी लोग स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं, देखते हैं, लेकिन क्लास को ख़त्म वही करता है जिसके दिमाग में, दिल में कोई जज्बा बैठा हुआ हो, उसके कुछ कर गुजरने का, उसके दिमाग में कोई सपना हो। तो इसी के साथ हम ज़्यादा ना समय लंबा करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है कूलाम बल। कूलाम बल का नियम। कूलाम बल किसे कहते हैं? कूलाम बल एक दो बिंदुवत एवं स्थिर आवेशों के मध्य वाला बल लगने वाला बल है। अर्थात कूलाम बल वह बल है जो किसी दो स्थिर एवं दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगता है। इसकी पहली शर्त क्या हुई? इसकी पहली शर्त हुई वो बल दोनों बिंदु आवेश होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? दोनों आवेश बिंदुवत होने चाहिए या बिंदु आवेश होने चाहिए। दूसरी बात, और वो कैसे होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए। कूलाम बल हमेशा उन्हीं पे लगेगा जो स्थिर आवेश होंगे एवं बिंदुवत होंगे, अर्थात वो एक बिंदु के समान होंगे। ठीक है, किसके समान होंगे? बिंदु के समान। कूलाम नाम के व्यक्ति ने इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला दिया। उस फार्मूले को हम कूलाम बल के नाम से जानते हैं। ये एक जनरल फार्मूला है जो हमारी स्क्रीन पे हमको दिखाई दे रहा है। F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे K एक समानुपाती नियतांक है। Q1 एंड Q2 बिंदु आवेश हैं, एंड आर स्क्वायर उनके मध्य की दूरी का वर्ग है। क्या है? मध्य की दूरी का वर्ग। दोबारा देखते हैं कि यहाँ पे समानुपाती नियतांक है। Q1 पहले बिंदुवत आवेश का मान है, Q2 दूसरे बिंदुवत आवेश का मान है, और अपॉन R उनके मध्य की दूरी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये दो बिंदु आवेश दे रखे हैं हमको। इस कूलाम बल को प्रॉपरली डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे हम कूलाम बल कैसे व्युत्पन्न हुआ, कैसे आता है। ठीक है, ये दो बिंदु आवेश दे रखे हैं, ये स्थिर एवं बिंदुवत हैं। ठीक है, पहले का Q1 आवेश है, दूसरे का Q2 आवेश है। अब कूलाम ने बताया कि इनके मध्य लगने वाला बल अर्थात कूलाम बल वो इनके दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। पहली बात तो ये कही कूलाम ने, और कूलाम ने दूसरी बात कही कि वो बल इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों इक्वेशंस को मिला के कूलाम ने एक जनरल फार्मूला निकाला, और जिस फार्मूले को हम कूलाम बल के नाम से जानते हैं। आइए उसको ड्राइव करते हैं। देखिए कैसे। पहला इक्वेशन दिया कूलाम ने, F प्रपोजनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये है पहला फार्मूला। दूसरी इक्वेशन है F प्रपोजनली 1 अपॉन आर स्क्वायर। जब ये उसमें Q1 अपॉन Q2 है ऊपर वाले में, वो टोटल मिलके आता है ना। तो ऊपर वाले में क्या है? सिर्फ Q1 अपॉन Q2, वो Q1 इंटू Q2, और दूसरे वाले में F प्रपोजनली 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये दो फार्मूले दिए उसने। इनसे मिलकर उसने एक नया फार्मूला निकाला। क्या निकाला? इन दोनों को मिलाने पे Q1 अपॉन इंटू Q2 प्रपोजनली है, और आर स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनली है। कैसा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनली। तो इससे
एक फॉर्मूला निकलता है एफ प्रपोजनली Q1 इंटू Q2। ये प्रपोजनली है तो ऊपर आएंगे, और आर स्क्वायर इन्वर्सली प्रपोजनली है तो ये नीचे आएगा। तो क्या बनता है, एफ प्रपोजनली Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और हम जानते हैं कि अगर प्रपोजनली साइन को समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो वहाँ पे एक नियतांक लगाया जाता है, एक कांस्टेंट लगाया जाता है जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, जो कि यहाँ पे कूलाम बल में कूलाम ने लगाया एफ, प्रपोजनली का साइन हटाया तो के लगाया, कूलाम के लगाया, और Q1 इंटू Q2 उनके मध्य आवेशों के गुणनफल अपॉन आर स्क्वायर, उनके मध्य की दूरी का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे समानुपाती नियतांक क्या लगा, के। यहाँ पे के समानुपाती नियतांक है जो कि प्रपोजनली साइन को हटाने पे लगाया गया। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। दो बिंदु आवेशों के मध्य कूलाम बल। हमने कूलाम बल का जनरल फॉर्मूला डिस्कशन किया जिसमें हमें बताया गया एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, के यहाँ पे समानुपाती नियतांक था, Q1 पहला आवेश था, Q2 दूसरा आवेश था, और आर उनके मध्य की दूरी का वर्ग आर स्क्वायर था। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल देखना है। ठीक है, बिंदु आवेश यहाँ पे हम दूसरी बार बता रहा हूँ मैं आपको कि वो बिंदु बद आवेश होने चाहिए और स्थिर होने चाहिए। ठीक है, हमने पहला फॉर्मूला डिस्कशन कर लिया, पहले में ये था एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और के एक कांस्टेंट है जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, जिसका कुछ ना कुछ नियतांक होता है। तो यहाँ पे के दे रखा है, के की वैल्यू दे रखी है 1/4πε0। तो के की वैल्यू कितनी होती है, के बराबर 1/4πε0। के की वैल्यू के इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, के का ऑपरेशन करते हैं यहाँ पे, देखो के की वैल्यू कितनी है 1/4πε0, यही है ना। तो अगर हम उस कूलाम बल वाले जनरल फार्मूले में के की इस न्यू वैल्यू को रख दें तो हमें एक दूसरा फार्मूला मिल जाएगा, जो कि क्या मिलेगा हमारा, के बराबर वो एफ बराबर एफ बराबर के की जगह क्या रखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, दूसरा। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, एफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक हमें दो फॉर्मूले डिस्कशन किए कूलाम बल के, जो कि स्थिर आवेश एवं दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगता है। पहला फॉर्मूला एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला एफ बराबर के की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो आई होप कि यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। तो आगे चलते हैं। इसके साथ ही हमने अगली स्लाइड पे हमने पढ़ा के बराबर 1/4πε0। ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उस वैल्यू को यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, उस वैल्यू का ऑपरेशन करने वाले हैं। के बराबर 1/4πε0 ये एक नियतांक है, तो नियतांक की कोई ना कोई वैल्यू होती है। यहाँ पे के की वैल्यू है 9 × 10⁹। कितनी वैल्यू है, 9 × 10⁹। और ये जो दे रखा है हमारे लिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। के का क्या है, मात्रक, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। चाहे तो आप इसको याद कर सकते हो, वरना इसके याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, देखो इसको ड्राइव करते हैं। यहाँ पे हमने कूलम लॉ का क्या फॉर्मूला पढ़ा, एफ बराबर के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से के की वैल्यू निकालते हैं। देखो के बराबर इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। तो क्या निकला यहाँ से, देखिए एफ का मात्रा कितना होता है, न्यूटन। ये आर दूरी है, दूरी को किस में नापते हैं हम, मीटर में।
तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन, ये दोनों आवेश हैं, एक आवेश और दो आवेश कितने हो गए, आवेश का स्क्वायर हो गया। आवेश का मात्रक कितना होता है, कूलाम, और तो कूलाम का भी स्क्वायर हो जाएगा तो सी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या निकला, के का मात्रक, के का मात्रक निकला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। क्या, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यहाँ तक इसको कोई समझने में कोई दिक्कत कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम डिस्कशन कर चुके हैं के की वैल्यू का, 9 × 10⁻⁹ 9 × 10⁻⁹ मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक हमें नया भूत मिला है, क्या मिला है, एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट जैसा कि तुमको स्लाइड पे दिखाई दे रहा है, ये निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। क्या है, वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता देखो अपने जनरल वे में बताते हैं, वैद्युतशीलता क्या होती है। वैद्युतशीलता एक किसी आवेश की किसी माध्यम में या किसी निर्वात में या वायु में उसके आवेश की पारगम्यता को वैद्युतशीलता बोल सकते हैं हम। मतलब वैद्युतशीलता का मतलब है किसी आवेश की शक्ति या सामर्थ्यता किसी माध्यम की पारगम्यता के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। अब आपको एक चीज़ देख के कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि यहाँ पे निर्वात भी लिखा हुआ है और वायु भी लिखी हुई है। क्या, निर्वात किसको बोलते हैं, देखो निर्वात बोलते हैं जहाँ पे वायु नहीं होती, निर्वात बोलते हैं जहाँ पे वायु नहीं होती, और वायु का माध्यम जहाँ पे वायु होती है। तो मतलब ये एप्सिलॉन नॉट दोनों में कैसे हो सकता है, निर्वात में भी और वायु में भी। तो इसका देखो करेक्ट आंसर ये होता है, निर्वात का वैसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अलग होती है, वायु की अलग होती है, लेकिन ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इनके पॉइंट में कुछ वेरी होती है। ठीक है, तो इनको सेम मानकर निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता मान लिया जाता है। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है हमारे लिए, जो एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है, जिसका एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि 8.85 इंटू 10⁻⁻12 क्या होता है उसकी वैल्यू, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 8.85 गुणा 10⁻⁻12। और ये इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो मात्रक है इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट करना है। हम पहले पढ़ चुके हैं, देखो हम पहले पढ़ चुके हैं कि के का मात्रक क्या होता है, के का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना के का मात्रक। एंड के का जनरल वे में फॉर्मूला क्या होता है, देखो के का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। यही होता है ना, के बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे जो ये 4 दे रखा है और पाई दे रखा है, ये दोनों कांस्टेंट हैं, 4 और पाई कांस्टेंट है ना, 4 पाई कांस्टेंट है। बचा क्या यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, जिसकी हमें मात्रक निकालना है जो कि भी एक कांस्टेंट है। तो ये के है ना, के इसके प्रोपोर्शनली इन्वर्सली प्रोपोर्शनली हो गया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एप्सिलॉन नॉट है वो के का उल्टा है, तो जो के का मात्रक होगा वो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा, है ना। तो के मात्रक को अगर हम उल्टा करके लिख दें तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बन जाएगा। तो के का मात्रक क्या था हमारा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप यहाँ तक सभी कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो लीव योर डाउट्स एंड इन द कमेंट सेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने अगली स्लाइड पे। हमारी अगली स्लाइड है समानुपाती नियतांक के की निर्भरता। हमने जो कूलाम बल पढ़ा F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, उसमें हमने समानुपाती नियतांक लगाया था जो कि क्या था, के था ना। तो के की निर्भरता देखनी है कि के किस किस चीज़ पर निर्भर करता है। ठीक है, समानुपाती नियतांक है, ये किस किस चीज़ पर निर्भर करता है, यहाँ पे ये देखेंगे हम, ये किस किस चीज़ पे निर्भर करता है। तो देखते हैं
देखो के दो चीज़ों पे निर्भर करता है। किन पे निर्भर करता है? दो चीज़ों पे। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं यहाँ पे देखेंगे। इसका मान, माध्यम की प्रकृति, पहली चीज़ किस पे निर्भर करता है? माध्यम की प्रकृति। दूसरी चीज़, तथा मापन की पद्धति किस पे निर्भर करता है? मापन की पद्धति पे निर्भर करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किससे? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको निशान लगा लेना, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। समानुपाती नियतांक के की निर्भरता किस पे निर्भर करता है? समानुपाती नियतांक ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। अब हम देखेंगे कैसे निर्भर करता है। देखो मैं आपको बता दूं, हम अभी पढ़ के आए हैं कि एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट था ना वो क्या था? निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता थी ना। ओनली निर्वात या वायु, निर्वात और वायु को हमने वहाँ पे एक ही लिया था। तो माध्यम तो बहुत सारे भी होते हैं। देखो सुचालक माध्यम होता है, कुचालक माध्यम होता है, ठीक है। बहुत सारे कुछ धातुएं रख दी जाती हैं, तो है ना, वो माध्यम बहुत सारे होते हैं। तो वहाँ पे तो हमने एप्सिलॉन नॉट सिर्फ दो का ही था, एक तो निर्वात का था और एक वायु की वैद्युतशीलता थी। तो समानुपाती नियतांक की निर्भरता माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करेगी ना। कैसे? क्योंकि अगर हम दो आवेशों के मध्य कोई स्वचालक माध्यम रख दें तो उसके वैल्यू में वेरी आएगी, अकॉर्डिंग टू मीडियम उसके वैल्यू वेरी करेगी। और अगर विद्युत रोधी या कुचालक माध्यम रख दें तो भी उसका मान वेरी करेगा, है ना। तो इसलिए समानुपाती नियतांक के की निर्भरता माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है तथा मापन की पद्धति। देखो मापन की पद्धति पे कैसे निर्भर करती है। हम 11th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि मापन की 4 पद्धतियाँ होती हैं, जिनमें से इंटरनेशनल तौर पे चलती है हमारी एसआई पद्धति। कौन सी? एसआई पद्धति। और हमारे इंडिया में चलती है एमकेएस, और बहुत सारी और पद्धतियाँ, दो और पद्धतियाँ हैं, एफपीएस एंड सीजीएस। ये 4 पद्धतियाँ होती हैं मापन की, ठीक है। इन 4 पद्धतियों में ही हम नापते हैं, किसी का भी मात्रक निकालते हैं या किसी भी कोई भी ऑपरेशन करते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल वगैरह का। तो देखो एसआई पद्धति में अलग होता है, और एमकेएस और एसआई सम मतलब ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और एफपीएस और सीजीएस में अंतर पड़ता है। तो एफपीएस में मान कुछ अलग होता है, सीजीएस में कुछ अलग होता है। जैसे कि देखो एमकेएस में हम दूरी को किस में नापते हैं? मीटर में। और वही दूरी को अगर हम सीजीएस पद्धति में लेंगे तो उसमें किस में नापेंगे? सेंटीमीटर में। तो उसमें 1 मीटर था, उसमें 1 सेंटीमीटर हो गया, तो 100 का अंतर पड़ गया ना, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो 100 की वेरी हुई। तो इसी तरीके से एक के का मान मापन की पद्धति पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर पद्धति को चेंज करेंगे, जो मापने की वो सिस्टम है उसको चेंज करेंगे, तो उसके एग्जैक्ट वैल्यू में वेरी आएगी, ठीक है, वेरी आएगी ना। तो अतः हम कह सकते हैं कि मापन की पद्धति तथा माध्यम की प्रकृति पर के का मान निर्भर करता है। समानुपाती नियतांक के का मान माध्यम की प्रकृति तथा मापन की पद्धति पर क्या करता है? निर्भर करता है। दोबारा करते हैं, किस किस चीज़ पे? मापन की पद्धति और माध्यम की प्रकृति। तो आगे चलते हैं, आई होप समझ में आया होगा। अगला है हमारा माध्यम में उपस्थित आवेश के लिए कूलाम बल। देखो अभी हम पढ़ के आए थे, जो कूलाम बल था F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कौन सा था? F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे K बराबर क्या था? K बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और हम बता चुके हैं कि जो एप्सिलॉन नॉट था वो यहाँ पे निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता थी। किसकी थी? निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। अर्थात उन दोनों आवेशों के मध्य या तो कोई निर्वात होगा या फिर वायु होगी, और कोई माध्यम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे यदि उन दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम हो। क्या हो? कोई माध्यम दे रखा हो। क्या दे रखा हो? माध्यम। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? माध्यम में उपस्थित कोई आवेश हैं तो उनके मध्य कूलाम बल क्या लगेगा। हम पढ़ चुके हैं निर्वात या वायु को छोड़कर, मतलब निर्वात वायु को हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था। तो उसको छोड़कर हम यहाँ पे माध्यम के लिए पढ़ेंगे।
ठीक है। तो माध्यम के लिए के की वैल्यू क्या आती है, देखो के की वैल्यू माध्यम के लिए आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन आती है, ठीक है। जो कि एप्सिलॉन जो कि उस माध्यम की वैद्युतशीलता है, ठीक है। वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता थी, यहाँ पे जो एप्सिलॉन है वो उस माध्यम की वैद्युतशीलता है। तो यहाँ पे हम के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, जिससे कि हमारे पास नया ड्राइव फॉर्मूला आता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/R², ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सीधा जनरल फॉर्मूला है, बस कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। अगर आपका एग्रीमेंट हो तो हम आगे चलें। तो आगे चलते हैं अपनी नई स्लाइड पे। एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन का मात्रक तथा विमा। देखो पहली बात तो ये क्लियर करो, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन की मात्रक और विमा एक ही कैसे हो सकती है। देखो एप्सिलॉन नॉट भी वैद्युतशीलता है जो कि निर्वात या वायु की है, और एप्सिलॉन भी वैद्युतशीलता है जो कि किसी माध्यम की है, ठीक है। लेकिन है तो दोनों ही एक ही, मतलब वैद्युतशीलता ही है ना, वो सिर्फ निर्वात या वायु की है, ये किसी माध्यम की है, तो है तो वैद्युतशीलता ही ना, है तो एक ही चीज़, तो इसके मात्रक और विमा भी तो एक ही होंगे ना। तो हम एप्सिलॉन नॉट की विमा या मात्रक पढ़ चुके हैं, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि के का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट इसका क्या होता है, इन्वर्सली होता है। तो इससे क्या बनेगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो एप्सिलॉन का मात्रक और विमा, यहाँ तक कोई दिक्कत, मात्रक तक कोई दिक्कत नहीं है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन के। अब देखो इसका एक सेकेंडरी मतलब दूसरा भी इम्पोर्टेंट मात्रक है, क्या है वो मात्रक है इसका फैरड अपॉन मीटर। कौन सा है, इसका दूसरा मात्रक होता है फैरड अपॉन मीटर, इसको एफ को बोलते हैं फैरड। क्या बोलते हैं, फैरड, फैरड, ठीक है, एफ को फैरड बोलते हैं। अब देखो ये फैरड कैसे निकलता है, हमारा जनरल मात्रक क्या था, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यही था ना। अब देखो अगर हम इसको अलग अलग करके लिख दें, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन, मीटर स्क्वायर को मीटर इंटू मीटर लिख दें, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो इससे नया क्या बनेगा, देखो फैरड बोलते हैं कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर को, इसको क्या बोलते हैं, फैरड। तो ये पूरा क्या हो गया, फैरड हो गया ना। तो इसकी जगह हम फैरड लिख देंगे, फैरड हो गया, अपॉन बचा क्या, मीटर बचा ना नीचे। तो नया मात्रक क्या आ गया, फैरड अपॉन मीटर, क्या आ गया, फैरड अपॉन मीटर। तो दो मात्रक हो गए, पहला होता है हमारा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, पहला मात्रक क्या होता है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। दूसरा मात्रक क्या होता है हमारा, फैरड अपॉन मीटर, क्या होता है, फैरड अपॉन मीटर, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसकी विमा के साथ। देखो हमने इसकी मात्रक का ऑपरेशन कर लिया, अब आती है इसकी विमा। इसकी विमा क्या होती है, ठीक है। जब मात्रक समझ में आ गया तो विमा को भी लपेट देंगे। वो कैसे, देखो हम लपेटते हैं यहाँ पे। इसका मात्रक क्या था, मात्रक था इसका कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यही था ना इसका मात्रक। अब देखो कूलम स्क्वायर है ना ऊपर, तो कूलम की विमा क्या होती है, कूलम की विमा होती है AT, यही होती है ना। Q बराबर IT से निकालते हैं, I विद्युत धारा और T समय, तो AT हो गया। अब कूलम का स्क्वायर है तो AT का भी स्क्वायर हो जाएगा, हो गया, अपॉन फिर क्या है, बल, न्यूटन का क्या होती है, M1 L1 T-2, यही होती है ना। फिर है उसके बाद दूरी को क्या किस मापते हैं, मीटर, और मीटर की क्या होती है, L, ठीक है। तो उसका स्क्वायर है तो L का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसका ऑपरेशन करें तो हमारे पास निकल के आएगा, देखो कूलम का स्क्वायर था मतलब AT का स्क्वायर था, तो ऊपर क्या आ जाएगा, A स्क्वायर T स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या था, न्यूटन का था M1 L1 T-2, ठीक है, यही था ना। और दूरी का L स्क्वायर, L का स्क्वायर था तो ये सीधा सीधा L स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो M को ऊपर ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा, नेगेटिव में, तो M-1, ये L1 और L2 जुड़ेंगे, L3 हो जाएंगे, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, L-3, ठीक है। A ऊपर है ही
टी ऊपर है ही, ये टी नेगेटिव है इधर का, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। जब तो ये जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, T4 हो जाएगा, और A2 का A2 ही रहेगा। तो इसका विमा क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन की विमा क्या निकल के आती है हमारे पास, M-1 L-3 T4A2। ठीक है, अपने जादुई दुनिया में जाते हैं और लिखते हैं इसकी विमा M-1 L-3 T4A2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? वीडियो के साथ साथ में ही हम इसका रिवीजन करते चल रहे हैं, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन की विमा एक ही होती है और मात्रक भी एक ही होता है। मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है इसका कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, या दूसरा मात्रक होता है इसका फेरड अपॉन मीटर। इसकी विमा क्या होती है, विमा होती है इसकी M-1 L-3 T4 और A2। ठीक है, ये इसकी विमा होती है। आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आती है हमारी परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता। ठीक है, आपेक्षिक मतलब रिलेटिविटी या रिलेटिविटी वैद्युतशीलता। तो यहाँ पे हम इसको दूसरे वे में ये भी बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन आर, या रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको बोलते हैं परावैद्युतांक, एप्सिलॉन आर बोलते हैं रिलेटिविटी। ठीक है, मतलब आपेक्षिक वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर किसको बोलते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। इसको दूसरा नाम क्या है इसका, परावैद्युतांक। दूसरा नाम होता है इसका परावैद्युतांक। ठीक है, तो किसे कहते हैं परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता? देखो, किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता। क्या, निरपेक्ष वैद्युतशीलता। कैसी वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता। निरपेक्ष वैद्युतशीलता का किसे बोलते हैं, निरपेक्ष वैद्युतशीलता बोलते हैं एप्सिलॉन को। किसको, एप्सिलॉन को। और आगे देखते हैं, और निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता किसे बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट को। ठीक है, के अनुपात को, क्या दे रखा है, के अनुपात को, के अनुपात को। तो इनके अनुपात को एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब निरपेक्ष की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को हम आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं, या एप्सिलॉन आर कहते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला क्या निकलता है, एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अर्थात निरपेक्ष वैद्युतशीलता अपॉन निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या, निरपेक्ष वैद्युतशीलता अपॉन निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो एप्सिलॉन यहाँ पे निरपेक्ष वैद्युतशीलता है और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे निर्वात की वैद्युतशीलता है। इन दोनों के अनुपात को बोलते हैं हम परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से इस संबंध भी निकाल सकते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल भी बन सकता है। देखो, यहाँ से न्यूमेरिकल बनने के भी चांस आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जनरल सा फॉर्मूला है, इससे न्यूमेरिकल को तोड़ देंगे यहाँ से। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला निकलता है, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से देखो दूसरा क्या निकलता है फॉर्मूला, इसका इससे गुणा कर देंगे तो एप्सिलॉन बराबर कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो एप्सिलॉन बराबर निरपेक्ष वैद्युतशीलता बराबर निर्वात की वैद्युतशीलता इनटू आपेक्षिक वैद्युतशीलता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल के आया, ये इसका सेकंड फॉर्मूला है। दो फॉर्मूला डिस्कशन किए, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, बस कॉपी पेस्ट करना है। अब देखो, इसकी कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, यहाँ से जब न्यूमेरिकल बनता है तो ये वैल्यूज़ बहुत ही काम आती हैं। देखो, पहली वैल्यूज़ दे रखी निर्वात या वायु की, किसकी, निर्वात या वायु की आपेक्षिक वैद्युतशीलता की, एप्सिलॉन आर की आपेक्षिक वैद्युतशीलता किसमें, अगर कोई निर्वात में रखे हो या फिर वायु में रखे हों वो आवेश, तो निरपेक्ष, तो आपेक्षिक वैद्युतशीलता कितनी लेंगे हम, एक। आपेक्षिक वैद्युतशीलता का मान कितना होता है, एक।
यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में बन सकता है। किस में बन सकता है? ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप में बन सकता है, और यहाँ से 11th एंड 12th में न्यूमेरिकल भी बन सकता है, छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी बन सकता है। तो यहाँ से कोई ढील मत देना, ठीक है। ये अच्छा टॉपिक है यहाँ से। तो एप्सिलॉन आर किसके, एप्सिलॉन आर में एक का मान किसका होता है? निर्वात या वायु का। किसका? निर्वात या वायु का। निर्वात या वायु में एप्सिलॉन आर या आपेक्षिक वैद्युतशीलता का वैल्यू कितनी होती है? 1। और अगर वहीं पे अगर हम कोई कुचालक विद्युत विरोधी कुचालक माध्यम या विद्युत रोधी माध्यम रख दें, कैसा माध्यम रख दें? कुचालक और वैद्युत रोधी एक ही चीज़ होती हैं। अगर हम कुचालक भी बोलें तो भी वैद्युत रोधी होगा, अगर वैद्युत रोधी भी बोलें तो भी कुचालक होगा। तो उसमें आपेक्षिक वैद्युतशीलता की वैल्यू कितनी होती है? देखो, 1 से तो बड़ी होती है और इन्फिनिट यानी अनंत से छोटी होती है। आपेक्षिक वैद्युतशीलता की वैल्यू विद्युत रोधी माध्यम में, कुचालक माध्यम में 1 से बड़ी लेकिन अनंत से छोटी। कितनी? 1 से बड़ी लेकिन अनंत से छोटी, ठीक है। और अगला है हमारा सुचालक माध्यम में। यदि कोई माध्यम हो जो कि सुचालक हो, कैसा हो? सुचालक। तो सुचालक माध्यम में वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता का मान कितना होता है? एप्सिलॉन आर बराबर इन्फिनिट, मतलब अनंत। सुचालक माध्यम में कितना होता है? अनंत, ठीक है। अब देखो, ज़्यादा दुनिया में जाते हैं, ब्लैंक स्लाइड पे जाते हैं अपनी पे, और इसका डिस्कशन करते हैं, इसको तोड़ते हैं, ठीक है। आपेक्षिक वैद्युतशीलता की वैल्यू निकालनी है। निर्वात और वायु को हम एक ही मान के चलते हैं, ठीक है। क्या मान चलते हैं? एक ही मान के चलते हैं। तो निर्वात या वायु में आपेक्षिक वैद्युतशीलता एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? 1, ठीक है। कितना होता है? 1। और विद्युत रोधी किसमें? विद्युत रोधी या इसका दूसरा नाम क्या होता है? कुचालक माध्यम या कुचालक माध्यम, ठीक है। कुचालक माध्यम में इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 से तो बड़ी होती है एप्सिलॉन आर आपेक्षिक वैद्युतशीलता की, लेकिन अनंत से छोटी होती है। 1 से बड़ी और अनंत से छोटी। और तीसरे आते हैं हम, अगर वो दोनों आवेश किस में रखे हों? सुचालक में, सुचालक माध्यम में। किस में रखे हों? सुचालक माध्यम में, कंडक्टिव मीडियम में, ठीक है। तो उसमें आपेक्षिक वैद्युतशीलता एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है? अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। ये तीनों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनके मान पूछ सकता है एग्ज़ाम में, इनके मान पूछ सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। कूलाम बल का सदिश रूप। देखो, कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट करना है बस। अभी इसका ऑपरेशन करते हैं। हमारे पास 2 बिंदुवत एवं स्थिर आवेश दे रखे हैं, है ना। क्या दे रखे हैं? 2 बिंदुवत एवं स्थिर आवेश दे रखे हैं। देखो, ये दे रखे 2 बिंदुवत एवं दे रखे हैं ना। पहला कौन सा है? Q1, दूसरा कौन सा है? Q2। पहला Q1, दूसरा Q2। Q1 के कारण, इसके कारण इस पे बल लगेगा कौन सा? F12, ठीक है। जिसकी दिशा Q1 से Q2 की तरफ होगी। किससे होगी? Q1 से किसकी तरफ? Q2 की तरफ, ठीक है। और ये Q2 आवेश इस पे बल लगाएगा Q1 पे, और Q2 आवेश द्वारा लगाए जाने वाला बल क्या होगा? F21, ठीक है। जिसकी दिशा कहाँ से कहाँ होगी? जिसकी दिशा होगी मतलब Q2 से Q1 की तरफ, ठीक है। Q2 से Q1 की तरफ। तो इन दोनों की दिशा 180 डिग्री पे अपोजिट हैं, दोनों अपोजिट है ना, विपरीत दिशा में है ना। तो इनका जो सदिश रूप होगा वो क्या निकल के आएगा? इनका सदिश रूप, जो F12 की दिशा है वो F21 से विपरीत दिशा में। किसमें? F21 से विपरीत दिशा में है। मतलब Q1 द्वारा लगाया गया Q2 पर बल Q2 द्वारा Q1 पर लगाए गए बल के विपरीत दिशा में है, अर्थात अपोजिट दिशा में है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री के एंगल पे। कितने एंगल पे? 180 डिग्री पे। अगर इसके हम परिमाण लें, मोड़ लें,
तो हम इसको लिख सकते हैं F12 वेक्टर का मोड बराबर होगा F21 के वेक्टर के मोड के बराबर। मतलब Q1 द्वारा लगाया गया बल का परिमाण Q2 द्वारा लगाए गए बल के परिमाण के क्या होता है, इक्वली होता है। क्या होता है? इक्वली होता है। ठीक है, कैसा होता है? इक्वली होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ी हमने, कौन कौन सी? यहाँ पे हमने दो चीज़ें डिस्कशन की। पहली चीज़ थी F12 मतलब Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल विपरीत दिशा में होता है Q2 द्वारा Q1 पर लगाए गए बल के। ठीक है, लेकिन दोनों का परिमाण क्या होता है? बराबर होता है। दोनों का मोड परिमाण क्या होता है? बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि F12 वेक्टर का मोड बराबर F21 वेक्टर का मोड। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारा सदिश निरूपण हो गया F12 वेक्टर बराबर माइनस F21 वेक्टर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इस नोट पॉइंट आता है यहाँ पे। ठीक है, क्या आता है? नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या है? देखो, हम क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बता चुके हैं कि आवेश कैसे होना चाहिए। कूलाम बल को लगने के लिए आवेश कैसे होने चाहिए? पहली बात तो स्थिर होने चाहिए, क्योंकि अगर वो गतिशील होंगे तो वो वैद्युत चुम्बकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे? वैद्युत चुम्बकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। और अगर बिंदुवत भी होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? बिंदुवत, मतलब एक बिंदु के समान। तो कूलाम बल को लागू करने के लिए आवेश कैसे होने चाहिए? आवेश स्थिर होने चाहिए एवं बिंदुवत होने चाहिए। ठीक है, और कूलाम बल हमेशा 10⁻⁻15 मीटर से छोटी दूरियों पर लागू नहीं होता। इसको लागू करने के लिए 10⁻15 मीटर से बड़ी दूरियां चाहिए, बड़ी लेंथ चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम पर कूलाम बल लगाएंगे तो वो इफ़ेक्टिव होगा किससे? वो होगा नाभिकीय बल से। वहाँ पे प्रभावी नाभिकीय बल भी आ जाता है, क्योंकि देखो 10⁻15 क्या? 10⁻15 ये किसका होता है? ये देखो, ये होता है नाभिक का। नाभिक की रेडियस होती है कितनी? 10⁻15, यही होती है ना। तो अगर हम इसको इससे कम पे लगाएंगे तो वहाँ पे नाभिकीय बल भी लगेगा। तो नाभिकीय बल कूलाम बल को अफेक्ट करेगा। ठीक है, प्रभावित करेगा। तो यहाँ तो इससे क्या होता है? जो कूलाम बल है वो इससे ऊपर की दूरियों पर लगता है या इससे बड़ी दूरियों पर लगता है। इससे छोटी दूरियों पर कूलाम बल लागू नहीं होता। ठीक है, क्या नहीं होता? लागू नहीं होता, है ना। अब अगला हमारा नियम है कूलाम बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है? व्युत्क्रम वर्ग के नियम का। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन। देखो, व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या बोलता है? देखो, हमने पहले पढ़ा था F प्रोपोर्शनली था 1/r²। के किसके था? 1/r²। तो ये व्युत्क्रम वर्ग का, ये व्युत्क्रम में और वर्ग हो रहा है इसका, तो इसी को बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग का पालन करना। मतलब F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r² के, तो ये व्युत्क्रम वर्ग का पालन करता है। यहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं अपना। यह बल गति के तृतीय नियम का पालन करता है। किसका नियम का पालन करता है? तृतीय नियम क्या है हमारा? तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसका मतलब क्या होता है? देखो, अगर कोई वस्तु किसी पे बल लगाए तो उतना ही समान बल वो दूसरी वस्तु उस पहली वाली वस्तु पे विपरीत दिशा में लगाती है। ठीक है, किस पे लगाती है? विपरीत दिशा में। जैसा कि हमने पहले बताया, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये इस पे बल लगा रहा है, और उतना ही बल ये Q1 आवेश पे लगा रहा है, लेकिन इनकी दिशा कितनी है? अपोजिट है, विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। 180 डिग्री का एंगल बन रहा है इनके बीच में। ठीक है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है।
तो ये किसका पालन करता है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस पे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। कुछ नहीं है इनमें, बस देखना है और याद करना है। आवेश स्थिर होने चाहिए, बिंदुवत होने चाहिए। कूलाम बल 10⁻15 मीटर से छोटी दूरियों पर लागू नहीं होता। कूलाम बल व्युत्क्रमवर्ग के नियम का पालन करता है। यह बल गति के तृतीय नियम का भी पालन करता है, ठीक है। कौन से नियम का? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किसके नियम? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहीं पे हमारी क्लास होती है ख़त्म। एंड अपने जो भी दिल और दिमाग में आपके जो भी कमेंट्स हैं उनको कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाएं, जिससे हमें पता चले क्या डाउट है, कितना आपके समझ में आया, कितना नहीं आया। और एक बार फिर बोलता हूं कि क्लास तो शुरुआत सभी करते हैं, लेकिन ख़त्म वही करता है जिसके दिल में जज्बात हो, कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, ठीक है। तो इसी के साथ में हम आपसे अलविदा लेते हैं। टाटा, गुड बाय, जय हिंद।